नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनई टीवी का विशेष कार्यक्रम सीएनई क्राइम और मैं हूं आपके साथ में तेजपाल नेगी। इस कोरोना अवधि में जब पूरी दुनिया का जनजीवन ठप होकर रह गया, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक सभी तरह की गतिविधियां पूर्ण रूप से रुक कर रह गईं, ऐसे में सिर्फ नहीं रुका तो वो था अपराध यानी क्राइम। क्राइम अब हमारे समाज की एक ऐसी अनवरत प्रक्रिया हो गई है जिसे रोक पाना पुलिस के लिए भी असंभव है। हाँ, ये अवश्य है कि पुलिस इतनी सक्षम हो कि अपराध के घटित होने से कुछ घंटों के अंदर ही अपराधियों को गिरफ्तार किया जा सके, और ऐसा ही हुआ है उत्तराखंड के नैनीताल जिले के अंतर्गत आने वाले शहर हल्द्वानी में, जहां देर शाम एक महिला की हत्या होती है और उसके 24 घंटे के भीतर पुलिस हत्यारों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेज देती है। जहां हम बात कर रहे हैं हल्द्वानी के मित्रपुरम मोहल्ले में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड की, जिसका खुलासा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया और 2 हत्यारों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेज दिया। इस पूरे घटनाक्रम की जो कहानी है उसके तार जुड़े हुए हैं हल्द्वानी और ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा तहसील के अंतर्गत आने वाली विकास कॉलोनी से। कहानी की शुरुआत विकास कॉलोनी से ही होती है। यहाँ रहने वाले नरेश गंगवार अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ हंसी खुशी जीवन यापन कर रहे थे। इसी दौरान उनके संपर्क में आती हैं किच्छा की रहने वाली उषा। उषा भी विकास कॉलोनी की ही रहने वाली थी और धीरे धीरे नरेश गंगवार का आकर्षण अपनी पत्नी कुसुम से विरत होकर उषा की तरफ बढ़ता चला गया। प्रेम इतना बढ़ा कि नरेश ने अपनी पत्नी और 4 बच्चों को छोड़कर उषा के साथ हल्द्वानी में जाना स्वीकार कर लिया। चूँकि नरेश गंगवार एक इलेक्ट्रिक ऑटो की मरम्मत का काम करते हैं, इसलिए नरेश गंगवार ने हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा में एक इलेक्ट्रिक ऑटो वर्कशॉप में काम शुरू किया और कुछ ही दिनों में उसने हल्द्वानी के दमवा इलाके में मित्रपुरम कॉलोनी में एक ज़मीन पर 1 कमरे का मकान बनाया। उषा के साथ नरेश गंगवार इसी मकान में पिछले लगभग 1.5 से 2 साल के बीच से लगातार रह रहा था। इस बीच उषा को एक बेटा हुआ जिसका नाम रखा गया जय। जय अब 2 साल का है। 20 अगस्त की सुबह नरेश हर रोज़ की तरह अपने काम के लिए निकला। रात को लगभग 8:30 बजे जब नरेश वापस आया और उसने अपने दरवाजे पे दस्तक दी तो दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था और दरवाज़ा उसके एक धक्के से ही खुल गया। नरेश जब अंदर कमरे में गया तो उसकी आंखें खुली रह गईं क्योंकि बिस्तर पर उसकी पत्नी का रक्त रंजित शव पड़ा हुआ था। नरेश नहीं समझ सका कि ये क्या है और उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। आसपास के लोग इकट्ठे हुए। घटनाक्रम की जानकारी काठगोदाम पुलिस को दी गई और काठगोदाम थाना प्रभारी नंदन सिंह रावत एक पुलिस बल के मौके पर पहुंचे। छानबीन शुरू हुई। वरिष्ठ अधिकारियों को घटनाक्रम की जानकारी दी गई और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम को मौके पर बुलाया गया। देर रात एसएसपी सुनील कुमार मीणा और उनके अधीनस्थ अधिकारी मौके पर पहुंचे। अलग अलग टीमें बनाई गई और हत्यारों के बारे में सुरागदृष्टि का काम शुरू किया गया। पुलिस को बिल्कुल भी आभास नहीं था कि इस हत्याकांड में कौन शामिल हो सकता है, लेकिन पुलिस के मुखबिर और घटना स्थल के आसपास रहने वाले लोगों से जो जानकारी पुलिस को मिली वो बहुत महत्वपूर्ण थी। पुलिस ने
जब लोगों से, आसपास के लोगों से पूछताछ की तो पुलिस को पता चला कि लगभग 6:30 बजे 2 युवक नरेश गंगवार के घर से बाइक पर निकल के गए थे। ये जानकारी सूक्ष्म तो थी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण थी, इसलिए पुलिस ने इसी जानकारी को आगे डिटेल करना शुरू किया। नरेश का चूँकि हमने आपको पहले भी बताया कि उसकी 2 शादियाँ थीं। पहली पत्नी कुसुम अपने 4 बच्चों के साथ किच्छा में रहती थी। कुसुम की बड़ी बेटी का अब से लगभग 6 महीने पहले स्वर्गवास हुआ। वो किस बीमारी से ग्रस्त थी यह तो पता नहीं लगा, लेकिन कुसुम का बेटा जो इस लड़की से छोटा था, उसका मानना था कि उषा की वजह से ही घर में ये स्थिति उत्पन्न हुई है। दरअसल नरेश गंगवार जब उषा के साथ हल्द्वानी आ गए तो कुसुम को परिवार की आर्थिक जिम्मेदारियां निभाने के लिए गांव में चूल्हे चौके का काम करना पड़ा। इधर उनका जो बड़ा बेटा था अभिषेक गंगवार, ये भी ट्रैक्टर या ट्रक वगैरह में क्लीनर और कभी ड्राइवर का काम भी करने लगा, यानी थोड़ा बहुत गुजारा वो करने लगा। घर में तनाव की स्थिति थी तो ये भी तय है, हालांकि ये बात पुलिस की सूत्रों से भी हमें पता लगी है और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस बात को इनकार नहीं किया है कि अभिषेक गंगवार घर के तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए ड्रग्स का भी इस्तेमाल करने लगा। चूँकि वो ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा था तो उसका दोस्तों का दायरा भी काफ़ी बड़ा होने लगा। ऐसा ही उसका एक दोस्त था, विकास कॉलोनी का ही रहने वाला जितेंद्र पाल। उम्र तकरीबन अभिषेक के ही आसपास की 19 या 20 साल। पुलिस की जो कहानी सामने आई है उसके अनुसार अभिषेक रक्षाबंधन से तकरीबन 6-7 दिन पहले अपने पिता नरेश गंगवार के पास दुकान पे आया था और उसने कहा था कि मैं इलेक्ट्रिक ऑटो की मरम्मत का काम सीखना चाहता हूँ। कुछ दिन वो यहाँ भी रहा और उसके बाद वो फिर घर लौट गया। पुलिस के अनुसार 20 अगस्त को, जिस दिन उषा की हत्या हुई, उस दिन अभिषेक गंगवार को उस इलाके में देखा गया था। इसी आधार पर पुलिस ने अभिषेक गंगवार को 20 अगस्त की रात को ही पूछताछ के लिए किच्छा से उठा लिया था। शुरू में गंगवार मना करता रहा, लेकिन अंततः पुलिस की सख्ती के आगे और सबूतों को जब उसको दिखाया गया, सीसीटीवी कैमरे की क्लिपिंग उसको दिखाई गई, तो उसे मानना ही पड़ा कि उसने ही उषा की हत्या की है। लेकिन वो ये नहीं बता रहा था कि उसका साथी इसमें दूसरा कौन है। इसके लिए उसने 2-3 नाम पुलिस को और बताए जो अलग अलग इलाकों के उसके दोस्त थे, लेकिन पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो वो निर्दोष पाए गए और अंततः पुलिस की सख्ती के आगे अभिषेक टूटा और उसने बताया कि उसके साथ हत्या में दूसरा लड़का जो था वो जितेंद्र पाल था, जो विकास कॉलोनी का ही रहने वाला था। पुलिस ने जितेंद्र को भी तुरंत ही उठा के उसके सामने पेश कर दिया और उसके बाद जो कहानी निकल कर आई वो ये थी कि जितेंद्र और अभिषेक दोनों 20 अगस्त को दोपहर उषा के घर पहुंचे थे और उषा से उन्होंने मीठी मीठी बातें की, उस उषा का विश्वास जीता। यहाँ पे साफ कर दें कि उषा अभिषेक को पहले से ही जानती थी और अभिषेक से कई बार मिली भी थी और उषा को ये यकीन था कि अभिषेक उसकी हर बात मानता है। अभिषेक ने बताया पुलिस को कि उषा ने एक बार उसे यह भी कहा था कि अगर वो अपनी असली माँ यानी कुसुम की हत्या कर दे तो हमारा पूरा परिवार यानी उसके भाई बहन और उषा और जय नरेश के साथ इकट्ठा रह सकते हैं। इस बात का प्रतिरोध अभिषेक ने उषा के सामने तो नहीं किया, लेकिन अपनी माँ के हत्या के योजना बना रही उषा के बारे में उसके ख्याल अच्छे नहीं थे और वो इसका बदला भी लेना चाहता था। खैर, घटना के दिन यानी 20 अगस्त को तकरीबन 2 बजे के बाद जब अभिषेक और जितेंद्र उषा के घर पहुँचे तो उषा ने उनका स्वागत किया, उनको चाय पिलाई और उसके बाद लगभग 4:30 बजे जब उषा का 2 साल का बेटा जय घर से बाहर जाकर खेलने की जिद कर रहा था, उस समय अभिषेक ने ही उसका हाथ पकड़कर उसे पड़ोस के एक मकान में छोड़ा जो किसी ठेकेदार का है और उनसे ये कहा कि कुछ देर
ये बच्चा वहाँ खेलेगा। लेकिन रात तक उषा उसे लेने नहीं गई। तकरीबन 8:30 बजे जब नरेश गंगवार लौट के आया तो पता चला कि उषा की तो हत्या हो चुकी है। अभिषेक और जितेंद्र ने जो कहानी पुलिस को बताई उसके हिसाब से उन्होंने चाय पीने के बाद उषा से कहा कि वे रात का खाना भी उनके लिए बना दे। उषा ने खाना बनाया। ये तकरीबन 6:30 बजे की बात होगी। जितेंद्र ने खाना खाया भी, लेकिन अभिषेक ने खाना नहीं खाया और उसने उषा से कहा कि वो उसका टिफ़िन पैक कर दे। उषा जब खाने को पैक करने के लिए किचन में गई तो अभिषेक उसके पीछे गया और उसने पहले से ही साथ लाए गए चाकू से उसके गले पर वार कर दिया। चूँकि घाव ज़्यादा गहरा नहीं था इसलिए उषा ने अपने बचाव किया तो जितेंद्र भी वहाँ आ गया और जितेंद्र ने उसके हाथ पकड़कर उसे बिस्तर पे पटक दिया, जहाँ अभिषेक ने उसके गले पर दूसरा वार किया और इसीलिए उसके गले पर वी शेप का धारदार हथियार का निशान पाया गया था। अभिषेक ने यह भी बताया कि जब वो किच्छा से चले थे तो उसने जितेंद्र को नहीं बताया था कि उसकी योजना क्या है, लेकिन घर पहुंचने के बाद उसने जितेंद्र को बताया था कि वो उषा की हत्या करना चाहता है और उसकी मदद करे। जितेंद्र ने उसकी मदद करना स्वीकार भी किया था। इस बीच उषा की मां ने, जो किच्छा के विकास कॉलोनी में ही रहती हैं, काठगोदाम पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी कि उन्हें नरेश पर उषा की हत्या करने का शक है। लेकिन पुलिस ने छानबीन की तो निर्णय यह निकला कि नरेश इस हत्याकांड में कहीं शामिल नहीं है और नरेश को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। उषा के मर्डर की गुत्थी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सुलझा के उषा के दोनों हत्यारों को अदालत में पेश किया और वहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया है। इस तरह एक हंसता खेलता परिवार अपराध के जरिए पूरी तरह से बिखर कर रह गया। ये थी हमारी आज की कहानी, जिसमें परिवारों के बिखराव, परिवारों के तनाव का जो नतीजा है वो आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ रहा है, युवा पीढ़ी को भुगतना पड़ रहा है। पूरा परिवार पिता के उस निर्णय के फलस्वरूप बर्बाद हो गया है जिसने दूसरी शादी करने की मंशा पैदा की थी। ये थी हमारी आज की कहानी और मिलते हैं CNE क्राइम के अगले अंक में किसी और आपराधिक कहानी के खुलासे के साथ। तब तक सावधान रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।